हेलो दोस्तों, मैं पुनः आपका यूनिवर्सल जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आज हमारा जो विषय है वो है संविधान। तो हमने पिछली जो क्लास में हमने संविधान के अर्थ किए, हमने संविधान के प्रकार किए, हमने संविधान की विशेषताएं देख ली थी। अब हम आज जो हमारा है वो संविधान की बात करेंगे हम, लेकिन संविधान के विकास की बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? संविधान के विकास की बात करेंगे। हमने क्या-क्या कर लिया? अभी हमने ज़्यादा नहीं, हमने सिर्फ़ उसकी मीनिंग्स एंड अर्थ और क्या देखा था? टाइप्स देखे थे, प्रकार देखे थे और इसके बाद हमने क्या देखा? हमने जो है संविधान की विशेषताएँ देखी थी और आज हम देखने वाले हैं संविधान का विकास। तो अगर मैं संविधान की विकास की करूँ तो इसका कोई एक नियत समय नहीं है, निश्चित समय नहीं है कि इसका कब से विकास हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि जब 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है और उस पर बक्सर का और प्लासी का 2 युद्ध होते हैं। पहले जो 1757 प्लासी का युद्ध और 64 में बक्सर का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध। वहाँ से फिर उन लोगों की मानसिकता चेंज होती है और वो पहले क्या करते हैं, वो मतलब एक नियम बना करके शासन की प्रक्रिया वहाँ से आरंभ होती है। तो वही देखते हैं कि अगर हम संविधान के विकास की बात करें तो एक नियत समय नहीं, हमें एक नियत समय देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए आती है और वो व्यापार करती है और व्यापार करने के बाद क्या होता है कि हमारा प्लासी का युद्ध होता है। कब होता है ये होता है 1757 और इसके बाद फिर एक दूसरा युद्ध होता है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ये कब होता है? 1764। 1764। इन युद्धों के बाद ब्रिटिश को ऐसा लगता है कि अब हमें जो है इस पर क्या करना चाहिए? शासन करना चाहिए। तो इस तरह से इन 2 युद्धों के परिणाम के बाद ही ब्रिटिश के मन में ये आया कि हमें अब शासन करना चाहिए और इस प्रकार से उन्होंने शासन की नियत रखी और उन्होंने शासन किस प्रकार से और शासन को उन्होंने 2 प्रकार से उनकी का शासन को कितनी प्रकार से देख सकते हैं हम? 2 प्रकार से। उनका जो शासन है, तो उनका जो शासन है उसको हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। पहला प्रकार अगर मैं कहूँ तो कंपनी का शासन, कंपनी का शासन और दूसरा जो था वो हमारा था क्राउन का शासन। जो क्राउन शब्द है ये संसद का नाम है, ब्रिटिश की संसद का नाम है क्राउन। जैसे हमारी संसद का नाम क्या है? भारत की संसद का नाम संसद के नाम से जाना जाता है। उसी तरह जो ब्रिटिश की संसद है, जो ब्रिटिश की संसद है उस संसद का नाम है क्राउन या इसी को हम लोग ताज के नाम से भी जानते हैं। तो ताज का शासन और कंपनी का शासन। अगर मैं 1773 से 1858 तक की बात करूं यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद तक, 57 में विद्रोह चालू होता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ से यहाँ तक जो है कंपनी का शासन रहता है और 1858 से 1858 1858 से 1947 यानी कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता तब तक किसका शासन रहता है? क्राउन का शासन रहता है। अभी हम ये भी बताएंगे कि कंपनी से क्राउन के पास कैसे आया, तो वो 1857 का जो विद्रोह था उसी के वजह से ये जो है क्राउन के हाथों में चला गया था। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें बहुत सारे अधिनियम आए जैसे 1773 का अधिनियम,
इसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते थे। नहीं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद आया 1781। 81 में इसको जो है ये एक अधिनियम आया जिसे हम क्या नाम दिया, सेटलमेंट, सेटलमेंट अधिनियम। फिर ये हमारा 84 में आता है जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। और इसके बाद 1786 में एक अधिनियम आता है। फिर हमारा आता है 1793 में जिसे हम चार्टर अधिनियम के नाम से हैं। और फिर 1793 के बाद ये आया 1813 और 1833 और 1853। यहाँ भी ये क्या आता है, चार्टर। तो इस प्रकार से जो कंपनी का शासन है वो कुछ इस तरह से बटा हुआ है। कंपनी का शासन पहले जो आया और जो क्राउन का शासन है उनमें अलग अलग की बात करें तो जो हमारा 1773 से 1858 तक की बात करता है तो वो कौन करता है, कंपनी का शासन करता है और उस पर कंपनी शासन करती है और वो अलग अलग जो है समय पर अलग अलग अधिनियम पारित करती है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, क्राउन की बात करें तो क्राउन में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम या 1900 सॉरी 1858। फिर आया भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861 में। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892। और फिर हमारा आता है भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1909। इसके बाद फिर आता भारत शासन अधिनियम 1919। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। और फिर आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, अधिनियम 1947। तो इस प्रकार से ये कुछ जो है अधिनियम आए जिनसे जो इन अधिनियमों पर कौन काम कर रहा था, क्राउन काम कर रहा था और इन अधिनियमों पर कंपनी काम कर रही थी। तो अब हम जो है कंपनी के शासन से स्टार्ट करेंगे कि कंपनी का शासन कैसे और चला और 1773 से स्टार्टिंग की बात करेंगे और क्रमवार सबसे सबको जानते चलेंगे। तो अब हम आज बात करेंगे किसके, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट। और ये सबसे पहले भारत में इसमें एक लिखित जो है कानून आया, इसी एक्ट के तहत, इसी अधिनियम के तहत 1773 के अधिनियम के तहत ही यह भारत में सबसे पहले एक लिखित कानून की या लिखित कानून का आगमन। और इस पर जो हमारी पहले क्या होती थी, प्रेसिडेंट होती थी, यानी कि रियासतें हुआ करती थी। तो प्रेसिडेंसी पर इसका कंट्रोल आया और इसने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहला हमने क्या बताया, लिखित कानून। भारत में पहली बार लिखित कानून, भारत में पहली बार लिखित कानून आया। और मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई, बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, बंगाल के
अधीन, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और इस समय, क्योंकि ऐसा नहीं कि बंगाल के अधीन, अभी भी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को अभी भी कुछ हद तक ही नहीं, काफी हद तक जो है अपने आप में निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी, पर उसे अधीन, बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। लेकिन जब फिर हमारे मैको लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, तो उस समय फिर हमारा और स्ट्रिक्ट होता है और पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नियंत्रण ले लिया जाता है। कौन ले लेता है? बंगाल के अधीन चला जाता है। तो ये हमारा, अगर मैं इसके बाद की बात करूं, तो जो हमारा बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब उसे क्या कहा जाने लगा? तो उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसी गवर्नर जनरल के लिए एक चार सदस्यीय परिषद, काउंसिल, यानी परिषद का गठन किया गया। और 1774 में, इसी कानून के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और इस सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में 4 सदस्य रहेंगे, यानी 4 सदस्य में से एक जो है हमारे क्या रहेंगे? चीफ जस्टिस रहेंगे, और 3 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। अन्य न्यायाधीश रहेंगे 3। अगर मैं इस चीफ जस्टिस की बात कर दूं कि उस समय जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो कौन, तो इलाजाह इम्पे, ये हमारे उस समय के चीफ जस्टिस थे जब हमारे कोलकाता या कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, उनमें से अगर मैं पहले की बात करूं, 3, तो कौन कौन थे? एक थे हाइट, लेमेस्टर और चैम्बसे। ये हमारे 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जबकि सर इलाजा इम्पे, ये हमारे क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। और इसी कानून में जो है अंग्रेजी कर्मचारी थे, उनको रिश्वत या फिर उपहार लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया या प्रतिबंध लगाया गया कि जो अंग्रेजी कर्मचारी हैं वो तो अब ना तो किसी से उपहार लेंगे और ना तो किसी से रिश्वत लेंगे, ऐसा इस कानून के तहत प्रतिबंध कर दिया गया। लेकिन 1773 के बाद 1781 का अधिनियम आता है, उसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। यानी अब हमारा आ गया कानून 1781, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेटलमेंट अधिनियम। ये जो है सेटलमेंट अधिनियम 1781 जो था, वो अभी जो हमने पढ़ा 1773 की खामियों को दूर करने के लिए, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो 1773 में कुछ खामियां हैं उनको दूर किया जा सके। वो इस पर प्रावधान 1781 में किए गए। और इसी के तहत 1781 में एक विधेयक वहां करते हैं, संशोधन लाते हैं और 81 में पारित करते हैं। और उसी 1781 एक संशोधन था जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। अब इस एक्ट के तहत हमने देखा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो है अब अधिकार क्षेत्र और बढ़ा दिया गया और इस पर और बिहार उड़ीसा और बिहार को भी क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया।
बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और बिहार भी अब हमारे बंगाल सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। लेकिन जो उड़ीसा, बिहार और बंगाल के अलावा जो प्रेसिडेंसियां थी या वहां अन्य लोग थे, भारत में अन्य लोग जो थे, उनके लिए क्या था? तो उनके लिए ये था कि अगर दोनों लोगों की सहमति हो, दोनों पक्षों की, अगर दोनों पक्षों की सहमति है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी है या हमें वहां पर जाना है, तो फिर दोनों पक्षों की सहमति पर वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। फिर इसी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा जो हमारे गवर्नर जनरल थे, जी लिख दे, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल थे, इनके जो क्षेत्राधिकार थे, जो क्षेत्राधिकार थे, उन क्षेत्राधिकार को क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। अब ये एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाएंगे। कहां कहां नहीं जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट को, अगर मैं इसकी बात करूं, सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अगर गवर्नर जनरल या उसके परिषद पर अगर पदभार संभाले हुए हैं और पदभार संभाले हुए कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो पद के लिए सही था या पद पे रहने से वो कृत्य जो था वो किया गया हो, तो पदभार में किया गया कृत्य वो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट उस पर दखल नहीं करेगी। वो चाहे गवर्नर जनरल का कृत्य हो या तो कंपनी में कर रहे लोगों या जो उनके सेवक हैं वो हो, यानी कंपनी के कर्मचारी। तो उनके पद में रहते हुए अगर कोई ऐसा कृत्य होता है जिससे सुप्रीम कोर्ट, कृत्य होता है जो रियलिटी में गलत हो, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुनवाई नहीं करेगी या उसके पर जो है हस्तक्षेप ही नहीं करेगी। इस पर सीमांकन किया गया और कहा गया, और इसको कहा गया कि जब ये कानून बनाएगी तो ये कानून, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि जब सरकार कानून बनाती है तो उसको ये भी देखना होगा कि रीति रिवाज व परंपरा को ध्यान दिया जाए। अगर मान लीजिए सरकार कानून बनाती है और सरकार कानून ऐसा बनाती है जिससे रीति रिवाज व परंपराओं पर कुछ हस्तक्षेप होता है या फिर धार्मिक आस्था पर कोई टिप्पणी होती है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट देखेगा और किसी भी रीति रिवाज व परंपरा को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, ऐसा क्षेत्राधिकार में सीमांकित किया गया। इसके बाद अगर मैं और बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट था, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट था, उस कलकत्ता के सभी लोग भी अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हो गए? शामिल हो गए। कहा गया कि सभी लोगों का देखभाल करेगी सुप्रीम कोर्ट, जो बंगाल के। लेकिन अब ये भी ध्यान दिया गया कि सभी लोगों की बात कर रहे हैं, अगर कोई याचिका आती है तो इस पर यह सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि अगर कोई हिंदू है तो हिंदू धर्मों या हिंदू कानूनों के हिसाब से, हिंदू कानूनों के हिसाब से, कानून के हिसाब से, और अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम कानून के हिसाब से वाद या मामला सुलझाया जाए, मामला देखा जाए। अगर कोई हिंदू है तो उसको हिंदू कानून के हिसाब से उसका वाद या मामला देखा जाए, अगर कोई मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम कानून के तहत ही उसका वाद या मामला का निपटारा किया जाएगा। ये हमारा 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट है वो कह रहा है। और इसके तहत कहा गया कि जो हमारे प्रांतीय न्यायालय हैं, प्रांतीय न्यायालय याचिका है, ठीक है, प्रांतीय न्यायालय याचिका है, वो उसको कहा गया कि वो गवर्नर जनरल काउंसिल या परिषद के यहाँ जो है क्या किया जाए? दिया जाए, ना कि सुप्रीम कोर्ट।
यानी याचिका कहाँ दायर करनी है? अगर प्रांतीय न्याय याचिका है तो वो गवर्नर जनरल काउंसिल में आपको याचिका दायर करनी होगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये निर्देश देते हुए कहा गया कि आप मामला राजस्व मामला हो या राजस्व वसूली मामला हो, इस पर जो है हमारा कंपनी नियंत्रण करेगी, जो हमारे गवर्नर जनरल है, सरकार नियंत्रण करेगी। सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी कि पूरी तरह से पृथक किया गया, अलग कर दिया गया, पूरी तरह से पृथक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट हमारे राजस्व मामला या राजस्व वसूली के लिए कोई भी दखलंदाजी नहीं दे सकती। यानी पूर्णतः क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से जो है पृथक कर दिया गया। तो ये हमारा 1781 का एक्ट था, जिसे सेटलमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1781 के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1784 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि जो हमारे कंपनी के कार्य हैं, कंपनी के कार्यों को क्या किया गया, पृथक कर दिया गया। और उसके एक प्रशासनिक और दूसरा वाणिज्यिक, या व्यापार कह सकते हैं इसी को, प्रशासनिक या राजनैतिक। इस तरह से कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया। एक भाग था प्रशासनिक या राजनैतिक और दूसरा था वाणिज्यिक व्यापार। यानी अब जो है कंपनी के जो कार्य थे उनको पूर्णतः क्या कर दिया, पूरी तरह से उन्होंने प्रशासनिक को अलग कर दिया, राजनीतिक को अलग कर दिया और व्यापार को अलग कर दिया। तो 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो हमारा व्यापार है और जो राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्र है वो आपस से क्या हो गए, अलग हो गए। और इस प्रकार से अब ये जो प्रशासनिक और राजनैतिक है, इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसे आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड, और दूसरा था, ये इसको कहें तो निर्देशन विभाग। अगर मैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करूं तो इसका काम था भ्रष्टाचार को क्या करना, खत्म, भ्रष्टाचार को खत्म करना था। और अगर मैं इस बोर्ड नियंत्रण बोर्ड की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करूं, अगर आज की वर्तमान की बात करता हूं तो आपने सीबीआई का नाम सुना होगा। जो आज सीबीआई काम कर रही है कुछ वैसा ही पहले यानी इस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम कर रहा था। समझ रहे हैं आप कि जो सीबीआई आज काम कर रही है वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया। तो यहां से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यहाँ से क्या आपको द्वैध शासन, प्रशासनिक और वाणिज्यिक द्वैध शासन की शुरुआत दिखी। द्वैध शासन की शुरुआत हुई कब?
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हमको पता चला, जब कंपनी के कारों को दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, तब हमको पता चला कि यहाँ से अब द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। अगर मैं प्रशासनिक और राजनीतिक इसके जनक की बात करूं तो कौन थे? कार्नवालिस। इसके जनक कौन कहलाते हैं? कार्नवालिस। और जबकि द्वैध शासन की शुरुआत की जनक कौन कहलाते हैं? तो इनके जनक हैं लियोन्स कॉर्टियस। लियोन कार्टियस। और इसके तहत जो हम आपने पिछली क्लास में अभी पिछली एक्ट में आपने देखा पीछे कि जो हमारा गवर्नर जनरल का परिषद है, गवर्नर जनरल का क्या है? परिषद है। वो कितने सदस्य था? 4 सदस्य था। लेकिन अब इस 4 सदस्य को खत्म किया और अब जो है वो 3 सदस्य ही बचा। तो 84 में उस जो परिषद का 4 सदस्य होता है उसको भी कम करके 3 सदस्य कर दिया जाता है। इस एक्ट के तहत भारत में जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र थे, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत में जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र थे, ब्रिटिश क्षेत्र थे, सॉरी कंपनी क्षेत्र थे, कंपनी के अधिकार में जो क्षेत्र आ रहे थे, अब वो क्या कहलाने लगे? उन्हें अब ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में दो प्रमुख बातें हुई। एक पहला कि भारत में जो कंपनी के क्षेत्र थे अब उन्हें ब्रिटिश ब्रिटिश अधिपत्य के क्षेत्र कहे जाने लगे। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के क्षेत्र में या कार्यों में, क्षेत्र में और कार्यों तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में क्या मिल गया? पूर्ण रूप से नियंत्रण मिल गया। ये दो प्रमुख बातें हैं। इसके बाद हम 1784 के बाद 1786 का देख लेते हैं थोड़ा सा। 1786 में अधिनियम आता है और इसी समय जो हमारे कार्नवालिस साहब होते हैं वो क्या आ जाते हैं? 86 86 में कार्नवालिस को क्या बनाया जाता है? गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन कार्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनते ही दो शर्तें रखी कि अगर मुझे आप गवर्नर जनरल का पद दे रहे हैं तो आप मुझे दो शर्तें भी दे दीजिए और मैं इसी दो शर्तों के साथ ही पद का ग्रहण करूंगा। उसने दो शर्तें क्या रखी? इसने दो शर्तें रखी और दो शर्तें कौन सी थी? तो उसने कहा कि मुझे एक विशेष अधिकार हो, विशेष अधिकार हो मतलब स्थिति में विशेष स्थिति में विशेष स्थिति में अगर जो मेरी परिषद है वो जो मुझे कहती है, भाई जो परिषद थी उन्हीं सभी से मिल करके जो गवर्नर जनरल था काम करता था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ ऐसी विशेष स्थितियां आती हैं और मुझे उन विशेष स्थिति या परिस्थितियों में परिषद की बातों को ना मानने का अधिकार हो। यानी कि विशेष स्थितियों में परिषद का क्या किया उन्होंने? परिषद की बात को मैं नहीं मानूंगा या परिषद के क्षेत्राधिकार में तब नहीं आऊंगा जब विशेष स्थिति होगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे कमांडर इन चीफ कमांडर इन चीफ का पद भी चाहिए। तो इनकी दो शर्तें थी कि अगर विशेष स्थिति आती है तो मैं जो मेरी परिषद है उसकी मैं बात को नहीं मानूंगा और दूसरा कि मुझे एक कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाए या एक पद का सृजन किया जाए कमांडर इन चीफ का। तो ये दोनों शर्तें मानी जाती हैं और क्या किया जाता है? उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब 86 के बाद अब आता है 1700
1791 का अधिनियम आता है। कौन सा? चार्टर। 1791 का जब चार्टर अधिनियम आता है तो इस अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो अब स्पष्ट रूप से मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को अपने अधीन कर लिया। 1791 नहीं, 1793 है। 1793 का अधिनियम आता है। इसमें कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल का अब कहां पर आधिपत्य होने लगा, मतलब अब पूरी तरह से स्पष्ट रूप से मद्रास, अभी वहां पे हमने क्या देखा कि अभी मद्रास और जो बंबई थी वो अधीन तो हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके पास कुछ अधिकार थे, लेकिन अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। अब सीधा सीधा जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहेगा वही होगा, अब सीधा सीधा फंडा ही हो गया। और इस प्रकार से 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी आ जाती। अब समस्त कार्यभार किसके पास हो गया? बंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी का, तो वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास चली गई। और इसमें एक आया कि जो हमारा कमांडर इन चीफ है, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ है तो कहाँ से बनाया जाता था? तो जो परिषद के सदस्य थे उन्हीं में से किसी एक को बना दिया जाता था कमांडर इन चीफ। लेकिन उन्होंने कहा कि परिषद से ही कमांडर इन चीफ बनेगा, ऐसा अनिवार्य नहीं है, बशर्ते उसे उस पद पर बैठाया जाए, बस ये जरूरी नहीं है। यानी परिषद की अनिवार्यता को क्या किया उन्होंने? अनिवार्यता को खत्म कर दिया। अनिवार्यता को क्या किया? खत्म कर दिया। और इस पे उन्होंने कहा कि जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, तो यहाँ पर कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भी तो कर्मचारी अधिकारी होंगे। इन सभी को, इन सभी का जो भुगतान होगा, जो इनको पैसा दिया जाएगा, भुगतान वो कहाँ से दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि भारत के राजस्व से दिया जाए। भारत के राजस्व वसूल या राजस्व से ही इन लोगों को भुगतान किया जाएगा, ऐसा उन्होंने 1793 में कह दिया। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस प्रकार से 1793 के चार्टर के बाद जो चार्टर अधिनियम आया, और 93 के चार्टर अधिनियम के बाद क्या आता है? 1813 का चार्टर। 1813 के चार्टर में इस पर कंपनी ने एकाधिकार को अंशतः खत्म कर दिया। यानी कि जो कंपनी का एकाधिकार था, कंपनी का एकाधिकार था, कंपनी का एकाधिकार मतलब अभी यहाँ पर व्यापार सिर्फ कंपनी कर सकती थी, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता था, निजी व्यापार नहीं कर सकता था। इस तरह से अंशतः एकाधिकार को अंशतः खत्म किया गया, या कह सकते हैं लगभग लगभग पूरी तरह से खत्म किया गया। सिर्फ चीन के साथ व्यापार करना और चाय के साथ, चीन और चाय के साथ सिर्फ कंपनी का एकाधिकार रहेगा। और इसके तहत कोई भी ब्रिटेन की कंपनी, ब्रिटेन यानी ब्रिटिश, कोई ब्रिटिश हो सकता है, व्यापार कर सकता था, व्यापार कर सकता था। और कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था, सिर्फ चीन और चाय को छोड़ करके जो चाहे वो कर सकता था। लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार सिर्फ अभी कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था। इसके बाद अगर इसमें और बात करें तो भारतीयों के लिए पहली बार यहाँ पर भारतीयों की शिक्षा के लिए, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर ईयर खर्चा किया जाएगा, यह बजट रखा गया, ये
बजट भारतीय शिक्षा के लिए। और यहाँ पर जो हमारे जो इनके ईसाई थे, ईसाई पादरी थे, रियो को बुलाया गया, ईसाई पादरियों को बुलाया गया किस लिए? धर्म प्रचार के लिए। धर्म प्रचार के लिए इन्होंने ईसाई पादरियों को बुलाया। ये किसके तहत किया? 1813 के चार्टर के तहत किया। 1813 के बाद 1833 का चार्टर आता है। 1833 का चार्टर आता है और इस 1833 के चार्टर में जो विशेषाधिकार था, कंपनी का विशेषाधिकार पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। अब कोई भी ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिश कंपनी, कोई ब्रिटिश कंपनी कोई भी व्यापार कर सकती थी। कोई भी ब्रिटिश कंपनी कोई भी व्यापार कर सकती थी क्योंकि एकाधिकार खत्म था। इसके पहले में देखिए हम एकाधिकार था, कौन सा था? चीन और चाय के साथ था, वो यहाँ खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पर कह दिया गया कि अब जो है कंपनी, कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब सिर्फ शासन करेगी, सिर्फ शासन करेगी और बाकी सारी चीजें नहीं करेगी, व्यापार नहीं करेगी, अब सिर्फ शासन करेगी। और व्यापार के लिए अन्य जो कंपनी या अन्य लोगों को निजी व्यापार के लिए उन्होंने क्या कर दी? छूट दे दी, जो अभी 20 साल तक उन्होंने बढ़ाया था। अभी हमने पीछे, चलिए छूट गया, उन्होंने 20 साल तक एकाधिकार को बढ़ा दिया गया था, तो उसी एकाधिकार को क्या कर दिया गया? यहाँ खत्म कर दिया गया। और खत्म करने के बाद कंपनी ने कहा कि सिर्फ अब हम शासन करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे। और इस 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। यहाँ से अब एकाधिकार की जो बात में, विशेषाधिकार जो होते हैं, जो एकाधिकार था, विशेषाधिकार कर रहे हैं यहाँ पे, एकाधिकार जो था उसको पूर्णता, क्योंकि जब आप 1700, मैंने शायद नहीं करवाया, 1793 में जब आप जाएंगे तो वहां पर आप देखिएगा, तो उसी पर आप लिख लीजिएगा कि वहां पर जो है ना, कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा। तो उसी एकाधिकार को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद देखिए 1793 और 1700 तो 1793 में 20 साल बढ़ाया गया था, लेकिन 1813 का जो चार्टर था उसको अंशतः खत्म किया और 33 में पूर्णतः खत्म कर दिया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और अगर मैं भारत का या बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल व भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, सॉरी, वारेन हेस्टिंग नहीं, सॉरी, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, सॉरी, वारेन हेस्टिंग नहीं होगा, विलियम बेंटिक होगा। यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? हमारा विलियम बेंटिक हो जाएगा। तो 1834 में इस अधिनियम में 1834 में 1833 से 1834 में एक विधि आयोग गठन किया गया, विधि आयोग, जो प्रथम बार था, यानी कि पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया था। और यह भारत में पहली बार देखा गया कि विधि
आयोग को देखा गया। विधि आयोग को कब देखा गया? भारत में पहली बार 1834 में देखा गया, जो प्रथम बार था। और इसी कानून के तहत 33 के चार्टर के तहत ही हमने दंड संहिता देखा। क्या देखा? हमने दंड संहिता का आरंभ होते हुए देखा। दंड संहिता का आरंभ हुआ, यहीं से दंड संहिता का आरंभ हुआ। अगर मैं इस विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करूं कि जो गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मैकाले। कौन थे? मैकाले। और इसीलिए दंड संहिता का जनक मैकाले को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार विधि आयोग का गठन किया, जिनके ये अध्यक्ष थे। इसलिए दंड संहिता का क्या जाने जाते हैं? ये जनक जाने जाते हैं। और अगर इसके बाद बात करूं बात करूं तो मैं इस पर कह सकता हूं कि जो गवर्नर जनरल का 3 सदस्यीय परिषद हुआ करता था, अब इस पे विधिक आयोग आया, दंड संहिता, तो इसी विधि एक सदस्य विधि से रिलेटेड था, इस प्रकार से जोड़ दिया गया। कहाँ पे? 1833 में, यानी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सदस्य जो विधिक कानून विशेषज्ञ था, उसको जोड़ दिया गया। इस प्रकार से अब जो है 4 हो गए, 4 सदस्य हो गए परिषद में। इसके बाद 4 के बाद 6 भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हुआ। अगर मैं इसके बाद और बात करता हूँ, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सेवकों के लिए सिविल सेवा सिविल सेवकों के लिए सिविल सेवा का प्रतियोगी सिविल सेवा प्रतियोगिता के आयोजन की बात रखी गई। और इन्होंने परीक्षा की प्रतियोगिता परीक्षा की बात की, और ये कहा कि भारत के जो नागरिक हैं, भारत के नागरिकों को किसी भी पद, अधिकारी का पद हो, कर्मचारी का पद हो, जिसका भी पद होगा, उसे जो है वंचित नहीं किया जाएगा। यानी भारत के नागरिकों को, यानी पदों से वंचित नहीं किया जाएगा। वो परीक्षा दे, कौन सी? सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा दी। और इस परीक्षा का सेंटर कहाँ हुआ करता था? तो इसका जो सेंटर हुआ करता था वो लंदन हुआ करता था। कहाँ होता था? लंदन होता था। उन्होंने कहा कि देखिए, सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में भारत के जो भी नागरिक हैं वो आए, और जो है वो क्या करें? इस पे भाग लें। उन्हें किसी भी पद से लेकर के जो है वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तो उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा, लेकिन इस प्रस्ताव आया 1833 के चार्टर में। लेकिन इस पर जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड था, उसने क्या किया? इसका विरोध किया। किसका? सिविल सेवा प्रतियोगिता में भारतीयों को लेकर के वो विरोध करता है, और इसे क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। और यही खत्म, यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है जो 1833 में प्रस्ताव आया था, जो अब आगे 53 में क्या करेगा? वो फिर से उसे लागू किया जाएगा, यानी आरंभ किया जाएगा। इसके बाद अगर एक और बात करूं, मैं सिविल सेवा के अतिरिक्त एक और बात करता हूं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेकर के है कि दास के लेकर के, यानी दास प्रथा को इन्होंने विधिक रूप से मतलब कि उस पर, दास प्रथा पर विधि बनाया, कानून बनाया, और विधिक रूप से इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। विधिक रूप से समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से 1853 का हमने चार्टर देखा। अब हमारा बचा 1853 का चार्टर, यानी कंपनी के शासन में। अब हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम, और सबसे पहले 1853 में द्विसदनीय द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई। विधान मंडली की शुरुआत। अगर इसी में देखते हैं तो इस पे एक जो विधान परिषद थी,
विधान परिषद, जिसे लघु संसद कहा जाता था, लघु संसद कहा जाता था। और इस विधान परिषद में 12 सदस्यों की ये छोटी संसद होती थी, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं। और इसमें एक चीज और देख लीजिए, जो अभी हमने पीछे किया ना कि 4 हुए थे फिर 6 हुए थे, कौन? जो हमारे गवर्नर जनरल काउंसिल यानी परिषद के सदस्य 6 थे, अब उनको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? तो 12 सदस्यीय काउंसिल कर दी गई। 12 सदस्यीय काउंसिल हो गई, किसकी? जो हमारे गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर। अब तो भारत के गवर्नर जनरल हो गए, तो भारत के गवर्नर जनरल के पास जो 6 सदस्यीय थी विधान परिषद परिषद उसकी काउंसिल, वो अब 12 लोगों की हो गई। इसके बाद और इसमें देख लीजिए, जो अभी हमने देखा कि सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन आरंभ किया 20 साल बाद। जो आई थी 33 में आई, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने उसका विरोध किया और वो जो है नहीं आई, फिर उसको खत्म कर दिया गया। अब ये कहाँ पे आ गई? ये 1853 में आ गई। इसके बाद अगर मैं यहीं पे देखूं 1854 की बात करता हूं, तो इसमें भारत सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस। तो सबसे पहले जो आज हम आईएएस जानते हैं, तो उसी को पहले आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सेवा यानी भारतीय सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस यानी कि भारतीय सिविल सेवा का प्रस्ताव भारत में रखा गया सर्वप्रथम। कब? 1854 में। 1854 में भारतीय सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष की बात करूं तो कौन थे? तो थे मैकाले। और मैकाले की समिति, मैकाले तथा मैकाले की समिति की अध्यक्षता में जो है ये क्या की गई? नियुक्ति की गई। एक समिति की नियुक्ति की गई जो मैकाले की अध्यक्षता में बनाई गई, और वो भारतीय सिविल सेवा के आईसीएस की बात की। कब? 1854। तो इस प्रकार से आज हमने क्या दिया? संविधान के विकास में हमने कंपनी का शासन देख लिया। अब हमारा दूसरा क्राउन का शासन बचा है, तो अब हम जो है अगली लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में देखेंगे हम क्राउन का शासन, या फिर उसी को हम ताज का शासन कहते हैं, जो 1757 के विद्रोह को लेकर के वो जो है क्राउन के हाथों में चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।